क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ सामान्य विधियां, जिसमें से हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाया था। तो आज हम जो है इस वीडियो में केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां बताने जा रहे हैं। केवल एल्डिहाइड के विरचन अर्थात निर्माण की सामान्य विधियां जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली मतलब अब ऐसी विधियां इसमें होंगी जिसमें हम लोग केवल एल्डिहाइड बनाएंगे और इस विधि द्वारा कीटोन नहीं बनाया जा सकता। बहुत कन्फर्म है। अब केवल एल्डिहाइड बनाने की जो विरचन की निर्माण की सामान्य विधियां हैं, उनमें से विशेष नाम आता है एल्कीन के ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा। एल्कीन के ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा बाई ऑक्सो रिएक्शन ऑफ एल्कीन, या इसी का एक नाम हाइड्रोफॉर्मिलीकरण भी है। फॉर्मिलेशन तो एक तो आपको मैं बताऊंगा कि एल्कीन की ऑक्सो अभिक्रिया क्या होती है, अर्थात हाइड्रोफॉर्मिलीकरण क्या है। दूसरी चीज आज बताया जाएगा आपको एक अभिक्रिया जो बड़ी फेमस है, जिसका नाम रोजन-मुंड अभिक्रिया है। बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि रोजन-मुंड अभिक्रिया क्या है। तीसरी अभिक्रिया वैज्ञानिक के नाम पर यह भी है, जिसको हम कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। तो इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक का नाम स्टीफन रिएक्शन, और इसे वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रोजन-मुंड रिएक्शन बोला जाता है। तो आज आपको केवल एल्डिहाइड बनाने की ये 3 विधियां बताई जाने वाली हैं इस वीडियो में। एल्कीन की ऑक्सो अभिक्रिया क्या है? देखिए, एल्कीन की ऑक्सो अभिक्रिया सबसे पहले आप देखेंगे कि एल्कीन की ऑक्सो अभिक्रिया क्या है। तो इसमें हम करते क्या हैं, किसी एल्कीन को लेंगे। क्योंकि एल्कीन की ऑक्सो अभिक्रिया है तो हम किसी एल्कीन को लेंगे, जैसे कि मैंने एथिलीन को ले लिया। अब एथिलीन पर क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के इस मिश्रण से कराएंगे, और इस दौरान हम यहाँ पर कोबाल्ट प्लस थोरियम के ऑक्साइड लेंगे जो उत्प्रेरक का काम करेंगे। कोबाल्ट और थोरियम के ऑक्साइड जो उत्प्रेरक का काम करेंगे, और यहाँ पर मैं उच्च दाब रखूँगा। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन होगा, और इस अभिक्रिया में 90 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर ऐसा किया जाए तो बहुत कन्फर्म है कि ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या देंगे। ये देखिए, ये आपस में जब क्रिया करेंगे ये दोनों,
तो एक तो CHO मिल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन मिल जाएगा, दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा। तो जब एक पाई बंध यहाँ पर होगा, इस पाई बंध जब कभी ये वियोजित होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा एक पाई बॉन्ड, तो हमने पढ़ा है कि एक पाई बॉन्ड के वियोजन से कितने न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, 2। तो एक तरफ कहीं भी, क्योंकि ये सममित एल्कीन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो हाइड्रोजन सेम नंबर में है, तो ऐसी दशा में हम सेम फ्री हैं, कहीं भी हम H जोड़ दें और कहीं भी CHO जोड़ दें। मान लीजिए इस अभिक्रिया में मैंने H यहाँ जोड़ दिया और CHO यहाँ जोड़ दिया, तब तो कंफर्म है कि CH3 CH2 CHO बन जाएगा। इस तरह से कंपाउंड बन गया CH3, यानी एक तरफ मैंने H जोड़ा तो CH3 हो गया, ऑलरेडी CH2 के पास हमने CHO लाके जोड़ दिया, तो CH3 CH2 CHO यानी प्रोपेनॉल कहिए या प्रोपेनाइल डिहाइड, प्रोपेनाइल डिहाइड के नाम से, सामान्य नाम प्रोपेनाइल डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो कि हमने असममित एल्कीन ले लिया, जैसे इस प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, यानी प्रोपलीन। अब प्रोपलीन कैसी एल्कीन है, असममित है, असिमेट्रिक है। असममित से क्या मतलब, असममित से मतलब यह है कि अब डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन हैं वो अनइक्वल नंबर में है, एक तरफ हाइड्रोजन 1 है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन 2 है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर अगर हम ऑक्सो अभिक्रिया कराएंगे इसको इस प्रकार से, और हमने जान लिया है कि ये दोनों आपस में क्रिया द्वारा क्या देते हैं, CHO और EH देते हैं इस प्रकार से, यानी एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा और हाइड्रोजन मिल जाता है। और इसमें हम अब थोरियम ऑक्साइड तो लेंगे, और थोरियम के ऑक्साइड लेने के बाद जो है हम ये कर सकते हैं कि कोबाल्ट के स्थान पर कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल का भी प्रयोग किया जा सकता है। बाकी उच्च दाब तो रहेगा, हाई प्रेशर होगा, 90 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपस में क्रिया कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि कहाँ CHO जोड़ोगे, कहाँ H जोड़ो, अर्थात संभावनाएं दोनों बनी रहेंगी। मान लीजिए कि मैं यहाँ CHO जोड़ता हूँ, यहाँ H जोड़ता हूँ, तो अपनी कंडीशन ये हो जाएगी ऐसे हालात में कि ये CHO और इधर हो गया CH3, एक तो आपका कंपाउंड ये बन गया, दूसरा कंपाउंड ये भी बनने की संभावना है कि जब मैं CHO को यहाँ जोड़ूं और H को यहाँ जोड़ दूं, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 और आगे CH2 CHO। इस तरह से कंडीशन ये डेवलप हो जाएगी कि अपने पास एल्डिहाइड का एक मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह से एल्डिहाइड बन सकती है। अब अगर इसका IUPAC नाम अगर लिखना हो किसी को तो ये 1 2 3 आप ऐसे काउंट करोगे, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल बन गया IUPAC में। जबकि इसका नाम अगर IUPAC में देखा जाए तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल IUPAC में। तो इस प्रकार से हमें ऑक्सो अभिक्रिया में जब हम लोग सममित एल्कीन लेंगे तब तो कंफर्म है, सिमेट्रिक एल्कीन लिया जाए अगर, जैसे एथिलीन हमारी सिमेट्रिक एल्कीन है जबकि ये असिमेट्रिक एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कही जाएगी प्रोपलीन को, तो ऐसे कंडीशन में कहीं तो आपको केवल एल्डिहाइड बनेगा और कहीं एल्डिहाइडों का एक मिश्रण प्राप्त होगा, यानी दोनों बनने की संभावनाएं होंगी। इसी को हम कहते हैं हाइड्रो, H माने हाइड्रो, और फार्मिल कहते हैं CHO को, इसका नाम हो गया हाइड्रोफार्मिलीकरण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर केवल एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ कीटोन बनने की कोई संभावना ही नहीं है। अब आगे दूसरी अभिक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उसके बारे में देखें, और वो है रोजन-मुंडा चयन। रोजन-मुंडा चयन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। और रोजन-मुंडा चयन में ध्यान दें कि हमें यहाँ पर CH3
COCl, जिसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड होता है। यानी हम यहाँ पर अम्ल का एसिड हाइलाइड लेंगे, एसिटिल क्लोराइड मैंने ले लिया, और इस पर हम अपचयन कराएंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है? अपचयन। और इसके लिए पैलेडियम कैटलिस्ट है, और इसी पर बेरियम सल्फेट भी मिला दिया जाता है इसमें। अभी बताएंगे कि बेरियम सल्फेट क्यों लिया गया। देखिए, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गैसियस फ्यूल्स में, और ये डायरेक्ट रिएक्शन न करके बल्कि हाइड्रोजन पहले एडजॉर्ब होगी पैलेडियम के सरफेस पर, पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित होगी, और धीरे धीरे जितने रिक्वायरमेंट है उतनी हाइड्रोजन को ये पैलेडियम छोड़ता रहेगा। लेकिन बेरियम सल्फेट का जो काम है यहाँ उत्प्रेरक विष का है, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। इसलिए करता है कि आगे चल करके यही हाइड्रोजन अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जैसे मान लीजिए कभी इसने बेरियम सल्फेट ने उतना हाइड्रोजन दिया जितना इसको चाहिए, तो जितना चाहिए उस आधार पर तो ये बना लेगा CH3 CHO एसिटाइलडिहाइड प्लस यहाँ से ये Cl निकल जाएगी। यानी एक H आ गई Cl को रिमूव करने में, और एक H यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो कुल मिला करके कंपाउंड आपका एसिटाइलडिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया एसिटाइलडिहाइड का, और निकलने वाली HCl। अब अगर कोई ये कहे कि एसिटाइलडिहाइड तो फॉर्म हो गई, क्या यहाँ पर HOCl लिया जाए, HOCl यानी हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, तो हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड पर अगर यही क्रिया कराएं तो क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर SCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और HCl निकल जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का बनना इस अभिक्रिया में असंभव है, ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? हमने उसी प्रकार से किया, क्योंकि जो फार्मिल क्लोराइड है ये, इसका नाम फार्मिल क्लोराइड भी है, तो फार्मिल क्लोराइड वास्तव में अस्थायी होती है, अनस्टेबल है। फार्मिल क्लोराइड विल बी अनस्टेबल हियर। तो इस प्रकार से अगर आशा करेंगे कि हम फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लें तो रोजनमुंड अपचयन में ये संभव नहीं है। ये आपके यहाँ चल रहा है रोजनमुंड अपचयन, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। रोजनमुंड रिडक्शन है ये, और इस प्रकार से इस रिएक्शन में आपने देखा कि हमने पैलेडियम को एज कैटलिस्ट यूज किया और बेरियम सल्फेट को एज कैटालिटिक पॉइजन यूज किया। अब इसमें समस्या क्या है कि ये अभिक्रिया तो हो नहीं सकती, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन असंभव है, कारण फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल है। अच्छा, मान लीजिए एसिटाइलडिहाइड ही अगर यहाँ बन रहा है, तो इस एसिटाइलडिहाइड को बनाने में समस्या ये आएगी कि ये CH3 CHO को हम अगर ऐसा लिख दें, देखिए एसिटाइलडिहाइड लिख दिया गया, एसिटाइलडिहाइड लिखा गया, और एसिटाइलडिहाइड पर आगे अगर और हाइड्रोजन पैलेडियम ने सप्लाई कर दिया, मान लीजिए मैंने बेरियम सल्फेट नहीं लिया इस बार, तो इसका मतलब उत्प्रेरक विष नहीं है, कैटालिटिक पॉइजन नहीं है, तो केवल कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट अगर होगा तो हाइड्रोजन को और सप्लाई करेगा, तो बनी हुई जो एसिटाइलडिहाइड है यहाँ पर पाई बांड इसका वियोजन होगा, दो नए सिग्मा बांड का, एक तरफ एक H दूसरी तरफ एक H, यानी कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2OH। अब बनी हुई एसिटाइलडिहाइड एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारे जितना मैंने प्रयास किया एसिटाइलडिहाइड का बनाने में, वो सब हमारा प्रयास बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एसिटाइलडिहाइड बनाया है, न कि एथिल अल्कोहल। लेकिन अगर बेरियम सल्फेट न लिया जाता, यानी उत्प्रेरक विष अगर नहीं लिया जाएगा, तो बनी हुई एसिटाइलडिहाइड कन्वर्ट हो जाएगी एथिल अल्कोहल में। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अब इसमें मान के चलिए कि अगर कहीं मैंने C6H5COCl ले लिया होता, अर्थात बेंजाइल क्लोराइड, अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड ले लेता तो ऐसी दशा में हाइड्रोजन से अगर इन्हीं परिस्थितियों में रिएक्शन कराते जो ऊपर परिस्थितियां हैं, तो कन्फर्म है कि यहाँ से C6CH5CHO बन जाता, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाता। बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होती है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता और HCl निकल जाती। अब प्रश्न ये है
कि आजकल हम इस अभिक्रिया में अगर एथिल अल्कोहल को रोकना है तो पैलेडियम के साथ हम सल्फर और क्यूनोलीन भी ले सकते हैं। क्यूनोलीन और सल्फर का ये मिश्रण भी एथिल अल्कोहल को बनने नहीं देगा। याद रहे कि बेरियम सल्फेट और पैलेडियम के स्थान पर अगर हम सल्फर या क्यूनोलीन ले लेते हैं तो भी केवल एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। आजकल क्या करते हैं, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के स्थान पर लिथियम ट्राई ब्यूटाक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस कंपाउंड का नाम याद रखिए, का प्रयोग आजकल होने लगा है। ये इसको लेने के बाद अगर मैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट निकाल दूं रोजेनमुंड अपचयन से और मैंने ले लिया लिथियम ट्राई ब्यूटाक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यह अभिक्रिया लेस टेम्परेचर पर हो जाएगी, कम ताप पर संपन्न हो जाएगी और कुल मिला करके इसमें एथिल अल्कोहल बनने की संभावना नहीं होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि रोजेनमुंड अपचयन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का। इसी प्रकार से अब आगे हम लोग चलें और आगे हमको एक अभिक्रिया के बारे में देखना है, वो है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है, स्टीफन अभिक्रिया में आपको कोई एल्किल साइनाइड लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने CH3Cn ले लिया। अब इसका नाम देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको ऐसा लिख दिया जाए, CH3Cn का मतलब हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसका नाम है मेथिल साइनाइड पर हम इसका अपचयन कराएंगे, क्योंकि स्टीफन भी एक प्रकार का अपचयन ही है और जिसमें ये नवजात हाइड्रोजन मिलती है टिन प्लस सांद्र HCl द्वारा, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर HCl का आधिक्य है, ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, एक्सेस अमाउंट में आधिक्य में है, और यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन को किसने दिया, इन दोनों मिक्सचर ने दिया होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रिया करके कहीं न कहीं नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और आगे चूंकि ये Cl है तो ये एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड हो जाती है। एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का एक माध्यमिक यौगिक का फॉर्मेशन होगा, जिस पर आगे हम जल अपघटन करा देंगे, जल से क्रिया, और जब जल से क्रिया होगी तो कन्फर्म है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और अगर ऑक्सीजन इसकी यहाँ आ गई तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया, और प्लस इधर से NH4Cl बन जाएगी, नौसादर निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये पूरा पोर्शन नौसादर के रूप में निकल गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है ही है, दो हाइड्रोजन जल से आ गई, NH4 हो गया, Cl ऑलरेडी, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, और बनने वाला जो अपना उत्पाद है वो बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो हमारे कहने का मतलब कि स्टीफन अभिक्रिया भी एक प्रकार की क्या है, एक अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें मैंने एज रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज किया, टिन प्लस सांद्र HCl, और दोनों की परस्पर क्रिया द्वारा देखिए इस प्रकार से टिन और HCl दोनों क्रिया करके स्टेनस क्लोराइड और नवजात हाइड्रोजन को दे सकते हैं, यानी नेसेंट हाइड्रोजन में बी ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ टिन प्लस कंसंट्रेट HCl लाइक दिस। तो इस प्रकार से स्टीफन अभिक्रिया हो गई। अब एक चीज तो कंफर्म है कि अभी इन अभिक्रियाओं में हमने देखा कि कहीं न कहीं फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन रहा है, न तो ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा बना, न रोजेनमुंड द्वारा बना, और न स्टीफन अभिक्रिया ही बता रही है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो आइए हम चलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि पर। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि यानी फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाया जाए अकेले। तो प्रयोगशाला विधि में देखें, प्रयोगशाला विधि लैब मेथड में यानी प्रयोगशाला के अंदर हम कैसे बनाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड को। इसके लिए आपको करना होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से एक आसवन फ्लास्क ले लें इस तरह से, और आसवन फ्लास्क ले करके इसमें बाकायदा इसको स्टैंड पर कस करके इस तरह से
और स्टैंड पर कसने के बाद इस तरह इसको बाकायदा साइड बाथ पर रख करके तार के नीचे जाली लगा करके और इसको हम इस पर रख देंगे। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और नीचे मैंने सिस्टम बना दिया इसको गर्म करने का, यानी हमने नीचे बर्नर लगाया इस तरह से और मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। अब देखिए एक चीज़ और है, इसमें क्या लिया जाएगा इस आसवन फ्लास्क में। इस आसवन फ्लास्क में आप ले लीजिए मेथिल एल्कोहल को, मेथिल एल्कोहल लिया गया, मेथिल एल्कोहल, फार्मूला CH3OH सभी जानते हैं। और एक किनारे से इसमें एक कार्नर से इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाती है, यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, चूंकि मेथिल एल्कोहल लिया गया, नीचे बर्नर लगा है, गर्म होगा, मेथिल एल्कोहल की वाष्प निकलेगी और बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई। और उसके बाद यहाँ से एक आउटलेट पाइप लगा करके इसको पास करना होगा हमें एक उत्प्रेरक से, और उत्प्रेरक लिया गया यहाँ प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, ये यहाँ पर रखा होगा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस ले लिया गया, एस्बेस्टस ये लिया गया। और शर्त ये है कि ये एस्बेस्टस जब आप लोगे तो ये गर्म होना चाहिए, और गर्म करने के लिए यहाँ भी एक बर्नर आपको रखना पड़ेगा, कारण कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें इसे गर्म करना पड़ता है 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब कहीं ये आगे रिएक्शन करके और कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ से जो बनकर निकलेगी वो फॉर्मेल्डिहाइड होगी, और फॉर्मेल्डिहाइड को आगे चल करके हम इस प्रकार से एक ग्राही फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से एक ग्राही फ्लास्क होगा जहाँ पर हम इसको कलेक्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ बन जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत काम का है। अगर मुझे कहा जाए कि प्रयोगशाला में आप फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो आप सीधा कहोगे मेथिल एल्कोहल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से हम क्रिया करा के उसको गुजार देते हैं प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस से, और उसमें बन जाती है यहाँ ग्राही फ्लास्क में, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड इस तरह से जनरेट हो जाती है। आप इसमें रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखने के लिए आप 2CH3OH मेथिल एल्कोहल वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की सहायता से, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस लिया गया, यहाँ एस्बेस्टस लिया गया और टेम्परेचर रेंज रखा गया 200 से 250 डिग्री तक। देखिए इस फिगर में मैंने गर्म किया इसको, और इस प्रकार से दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल, और प्लस इसमें 2H2O यानी जल भी निकलेगा। अब एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बनी इसके साथ जल भी है, और जल पर्याप्त मात्रा में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड केवल 40% बनी और 40% फॉर्मेल्डिहाइड में शेष क्या है, जल है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन होता है, दरअसल इसी को हम लोग फार्मेलिन के नाम से जानते हैं। ये वही फार्मेलिन है जो कि एनिमल स्पेसिमेन, जो बायोलॉजी लैब में तमाम एनिमल स्पेसिमेन रखे जाते हैं वो फार्मेलिन में ही रखे जाते हैं, या शल्य चिकित्सा के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो धोए जाते हैं फार्मेलिन के अंदर। इस तरह से फार्मेलिन अब क्या होता है पूछा गया है कई बार बोर्ड में कि आप फार्मेलिन से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है फार्मेलिन। अब इसके बाद जो है प्रयोगशाला के अंदर अगर मुझे एसीटैल्डिहाइड बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अगर प्रयोगशाला के अंदर मुझे एसीटैल्डिहाइड स्पेशली बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, आसवन फ्लास्क। एक आसवन फ्लास्क इस प्रकार से लेना पड़ेगा, आसवन फ्लास्क ले लिया जाए, और इस आसवन फ्लास्क को बाकायदा स्टैंड की सहायता से कस दिया जाता है इस तरह से, और इसमें
इसको सैंड बाथ पर रखा जाता है और उस बालू ऊष्मक पर, और यहाँ पर तार की जाली पर इसको रख करके बाकायदा आसवन फ्लास्क को हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया। और नीचे गर्म करने का सिस्टम होता है, अर्थात यहाँ बर्नर लगाया जाएगा। इस तरह से कंडीशन होती है। ये देखिए बर्नर लगा दिया गया। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि हम यहाँ पर K2Cr2O7 ले लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लगभग 30 ग्राम, और प्लस इसमें जल ले लेंगे लगभग 120 ml। इतना सब लेने के बाद हम यहाँ से एक बिंदुपाती फनल लगाएंगे, और इस बिंदुपाती फलन यानी ड्रॉपिंग फनल जो होता है, इसमें क्या क्या लिया जाएगा? इस ड्रॉपिंग फनल में देखिए इस तरह से एक ड्रॉपिंग फनल लगा दी जाएगी। इस ड्रॉपिंग फनल में क्या लिया जाएगा? इस ड्रॉपिंग फनल में आप एथिल अल्कोहल ले लेंगे लगभग 35 ml, और इसी में आप H2SO4 ले लेंगे लगभग 25 ml, और ये मिक्सचर आप धीरे धीरे करके इस आसवन फ्लास्क में गिराएंगे। और गिराने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो वाष्प निकलेगी, और इस वाष्प को हम इस आउटलेट पाइप की सहायता से एक आउटलेट पाइप लगाएंगे इसमें, और आउटलेट पाइप जो है ये आपकी इस तरह एक संघनित्र यानी कंडेंसर है, ये कंडेंसर से होती हुई इसको हम पास करेंगे। कंडेंसर का मतलब हुआ कि आप जल का सर्कुलेशन बराबर बनाए रखें। जल एक तरफ से आएगा, जल दूसरी तरफ से जाएगा। और अब ये जो आप ये लगाएंगे, इसको भी बाकायदा स्टैंड पर कस दिया जाएगा, अन्यथा ये गिरने की संभावना ना रहे। इसके लिए देखिए इस तरह से लगा दिया गया। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? एडाप्टर लगा देंगे इस तरह से, जो एडाप्ट कर लेगा, खींच लेगा इसको, और खींच करके लाके कर देगा यहाँ ग्राही फ्लास्क के अंदर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CHO प्रयोगशाला में अगर एसीटैल्डिहाइड बनाने के लिए आता है बोर्ड में कि आप प्रयोगशाला में एसीटैल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो आपको बाकायदा इस फिगर को दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से हमने प्रयोगशाला में एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब प्रश्न ये पैदा होगा कि पूछेगा कैसे रिएक्शन हुआ, तो आप यहाँ पर ले लेंगे K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों आपस में क्रिया किए होंगे। ये बन गया होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3O, नवजात ऑक्सीजन निकली होगी। और जो हमारा एथिल अल्कोहल लिया गया CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है, उसने नवजात ऑक्सीजन को कैप्चर किया होगा और वो कन्वर्ट हो गई होगी CH3CHO में, प्लस यहाँ बन गया होगा जल। एसीटैल्डिहाइड इस प्रकार से इस रिएक्शन द्वारा आप दिखा सकते हैं कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया है उससे एसीटैल्डिहाइड ऐसे बनी होगी। तो ये इसको कहते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका है एथिल अल्कोहल। अब यहाँ पर जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये वर्क कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और वही नवजात ऑक्सीजन को गेन कौन कर रहा है? एथिल अल्कोहल। मतलब जो लेता है नवजात ऑक्सीजन वो क्या कहलाएगा? अपचायक, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि इसको कहा जाएगा ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस प्रकार से एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, वेयर एज इथाइल अल्कोहल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट हियर। एक ने नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया, दूसरे ने गेन किया, और जिससे फॉर्मेशन हो जाएगा एसीटैल्डिहाइड का। लेकिन ये एसीटैल्डिहाइड एक्चुअली जो बनेगी वो अशुद्ध होगी। ये कैसी होगी? अशुद्ध, इम्प्योर होगी। अब इसमें क्या कारण है कि अशुद्ध है? इसमें कुछ तो एथिल अल्कोहल रहेगा और कुछ अशुद्धियां रहेंगी जल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसीटैल्डिहाइड अपना अशुद्ध है तो हम शुद्ध कैसे करें? शुद्ध करने के लिए आप इसमें एक चीज और कर लें कि जो एसीटैल्डिहाइड यहाँ प्राप्त हुई, दरअसल ये अमोनिया से बहुत अच्छी अभिक्रिया करता है। देखिए ये HNH2 अमोनिया से रिएक्शन बहुत तीव्र करता है। ये प्लस है, ये माइनस है, और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण ये प्लस होगा और ये पोल माइनस होगा।
आप प्लस वाले के पास माइनस ले जाएं, इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। देखिए इस प्रकार से CH, इधर हो गया NH2 और यहाँ हो जाएगा OH। इस कंपाउंड का नाम एसीटाइलडिहाइड अमोनिया होगा। यानी जो अशुद्ध एसीटाइलडिहाइड मिली उसको हमने किससे रिएक्शन करा दिया? अमोनिया से। अमोनिया से जब रिएक्शन मैंने कराया तो एसीटाइलडिहाइड अमोनिया नामक एक एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, एक योग उत्पाद बन गया। अब कुल मिला करके एसीटाइलडिहाइड का जितना शुद्ध पार्टिकल होगा वो तो अमोनिया के कांटेक्ट में आके एसीटाइलडिहाइड अमोनिया बना लिया। बाकी ये शुद्धियाँ पीछे रह गई, उन्होंने तो अमोनिया से क्रिया ही नहीं किया। अब इस प्रकार से जो एसीटाइलडिहाइड हमारा फंस गया एसीटाइलडिहाइड अमोनिया के रूप में, आप इसको क्या करिए कि इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो इस तरह से, HOH और इधर हो गया NH2। एसीटाइलडिहाइड वही अमोनिया तो 2 अणु, इसको रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ, हीट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है ये एसीटाइलडिहाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गया और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। यानी कुल मिला करके यहाँ पर एसीटाइलडिहाइड जो ये प्राप्त होगा ये पूरी तरह से कैसा होगा? शुद्ध होगा, प्योर। तो प्योर एसीटाइलडिहाइड को प्राप्त करने के लिए हम अशुद्ध एसीटाइलडिहाइड पर क्रिया किससे कराएंगे? अमोनिया से, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटाइलडिहाइड अमोनिया। और बाकी आगे चल करके इसी एसीटाइलडिहाइड अमोनिया की क्रिया हम कंसंट्रेट H2SO4 से करा देंगे। देन यू गेट प्योर एसीटाइलडिहाइड इन लैब, प्रयोगशाला के अंदर।